वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। इसमें एक आईपीओ पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से आईपीओ इस वीक में आ रहे हैं और कौन कौन से आईपीओ कौन सी लिस्टिंग आ रही हैं। तो देखिए दो तो एसएमई के आईपीओ आ रहे हैं। एसएमई आईपीओ हम जनरली कवर भी नहीं करते हैं, लेकिन बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। E2E ट्रांसपोर्ट एसएमई आईपीओ आ रहा है, जो कि 26 से 30 दिसंबर को खुला रहेगा। प्राइस बैंड जो है वो 164 से 174 रुपये है। आईपीओ का साइज 84 करोड़ रुपए का है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक का 31 दिसंबर से और 2 जनवरी के बीच में रहेगा। इसका प्राइस बैंड 85 से 90 रुपये रहेगा। 37 करोड़ रुपए का आईपीओ है। तो ये तो एसएमई आईपीओज हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं बात की 2 आईपीओज आ रहे हैं। क्लीन मैक्स जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है, और भारत कोकिंग कोल जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है। हालांकि डेट दोनों की नहीं आई है, लेकिन एक आईपीओ होगा करीब 5200 करोड़ का, दूसरा होगा 1300 करोड़ का। प्रशांत सर, आप तो काफ़ी आईपीओ के लिए मैनेजमेंट से मिलते हो, बातें करते हो, प्लांट देख कर आते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लांट विजिट करना और उस कंपनी को रियल वैल्यू पर आंकना कि ये सही वर्थ दिखा रही है कंपनी या नहीं दिखा रही है। आप इनके मैनेजमेंट से भी मिले हो, क्लीन मैक्स के। सर, क्या देखा आपने इनके प्लांट पर जाकर? क्या अच्छी चीज़ें लगी? क्या आपको ऐसा लगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती थी जो कि अभी नहीं हैं? या इस आईपीओ को अगर 5200 करोड़ रुपए की वैल्यू का आता है तो आपको क्या लगता है कि इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए, कंपनी को सोचना चाहिए अभी से या नहीं सोचना चाहिए? लास्ट मंथ ही मैंने ये कंपनी से के प्लांट विजिट में गया था देखने के लिए कि क्या करता है क्या नहीं करता है। आपने सही बताया कि जब तक हम लोग ग्राउंड पे जाके इसके बिजनेस को समझते नहीं है, इनके बिजनेस को देखते नहीं है, तो वो जो कॉन्फिडेंट है, जब मैं क्लाइंट से बात करता हूँ पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैं 2 चीज देखा कि प्लांट विजिट में। एक तो मैनेजमेंट अप्रोच, जो कुलदीप जैन जी हैं, बहुत एक्सपर्ट है ये इंडस्ट्री में। ही इज सीए बाय हिज क्वालिफिकेशन। मैकेंजी में इन्होंने काम किया है ऑलमोस्ट 10 साल के लिए, एंड मैकेंजी वर्ल्ड हेड थे एनर्जी सेक्टर के लिए, और वो इंडिया और एशिया भी कवर करते थे। तो उनके जो एक्सपीरियंस थे, जॉब में करते थे जब मैकेंजी में, तो उन्होंने ये जो इंडिया में एनर्जी का जो अपॉर्चुनिटी है उन्होंने देखा था। बहुत सारे इंडिया में डील्स भी किए थे। तो उन्होंने ये सोचा कि यार, मैं इतने सारे चीजों को देख रहा हूँ, इतना इंडस्ट्री स्टडी कर चुका हूँ, देयर इज ए गुड लूप होल फॉर मेकिंग ए ग्रेट बिजनेस in India rather than advising the other energy companies in India. तो उन्होंने वो एक स्टेप लेके, I think he came back to India at least 8-9 years back, and he tried to start a business. वो जीरो से चालू किया इन्होंने, बहुत सारे इन्वेस्टर से बात किया, देन ही केम आउट विद ए गुड मॉडल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में, जहाँ पे आज के चक्कर में जो मैक्सिमम गवर्नमेंट का फोकस होता है, बट इन्होंने प्राइवेट में ऐसा एक हाइब्रिड मॉडल या एक कंपनीज को जो फोकस करने के लिए जो होता है वैसा एक मॉडल लेके आए हैं। सो इनका एक बिजनेस मॉडल वेरी क्लियर है। दे आर इनटू सोलर, विंड एज वेल एज बोथ हाइब्रिड मॉडल्स। तो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जैसे अमेजॉन हुआ, गूगल हुआ, एप्पल हुआ, जो डाटा सेंटर्स हैं, वहां पे पावर कंजम्पशन इज द मेजर पार्ट ऑफ देयर एक्सपेंसेस। तो उनको टारगेट किया हो कि इनके जो, मैं अगर पावर कंजम्पशन में अगर 20-30% भी अगर मैं कम कर दूंगा मेरे कोई भी एक हाइब्रिड या पर्सनल एक मॉडल से, आई थिंक वहां पे उनके लिए बेनिफिट होगा। तो ही स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग, जहाँ पे एप्पल के साथ उनका पहला टाइप हुआ बैंगलोर में, जहाँ पे उनका कॉस्ट ऑफ पावर हैज कम डाउन बिलो 20%। तो दे वर वेरी हैप्पी सेइंग दैट कि अगर मेरा ये कंट्रोल होता है तो उनका एक बैलेंस शीट भी अच्छा हो जाता है, और इनके लिए एक अच्छा लॉन्ग टर्म पीपी मॉडल के हिसाब से टाइप हो जाता है एप्पल के साथ। एंड एप्पल यहाँ पे इंडिया छोड़ के शायद अगला 50 साल 100 साल में नहीं जाने वाला है। तो दे गेट ए वेरी लॉन्ग आउटलुक। तो मेरे लिए बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे दे आर नॉट सेलिंग द पावर विच आर जनरेटिंग थ्रू सोलर as well as the wind power to the government grid. They are selling the product to the generated power to the private companies. So this model was very much unique. So I like this company in terms of their capacity, in terms of their outlook and all. So strong company which is growing in the industry called as commercial and industrial customer segment, जहाँ पे C&I segment बोलते हैं। मैक्सिमम जो कंपनियां पावर में हैं, जो वो पावर प्रोड्यूस करते हैं, विंड से हो या सोलर से हो, they give it to government at a government rate. But here in this case they give it to private companies in a different models. ये रही बात कंपनी की।
अभी इस पर आउटलुक और भी मुझे एक दो सवाल पूछने हैं, लेकिन इस बीच में हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। अंशुल भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। जैन साहब, आप ये बताएं, आप भी आईपीओ मीट में काफ़ी जाते हैं, आपने ये आईपीओ कवर किया हुआ है क्या, क्लीन मैक्स वाला? सर प्रशांत भाई के साथ में ही थे, और प्रशांत भाई ज्यादा एक्सपर्ट आदमी है और ज्यादा अच्छे से बता रहे हैं। मैं एक ही चीज बता देता हूँ जो मैं जनरली देखता हूँ, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और मैनेजमेंट वो होना चाहिए जो पैसा कमा रहा है तो अपने साथियों में बांट भी रहा है। तो जैन साहब की सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी, इतना भी टॉप मैनेजमेंट था। जैसे मैंने बस में हम लोग लौट रहे थे बेंगलोर, हम लोग उतरे थे जगलुरु तक गए थे, 5-6 घंटे की ड्राइव थी। तो बीच में मैनेजमेंट के आदमी साथ में थे। तो पहले तो सीएमडी मेरे बाजू में आके बैठे थे, तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये सीएमडी है, बात करते करते पता चला। फिर जब सीटीओ और बाकी लोग आके बाजू में बैठे, एक चीज मैंने मजाक में ही, मजाक के लहजे में ही सीरियस बात पूछी थी, मतलब अगला डेस्टिनेशन तो आपका अदानी ग्रीन होना चाहिए क्योंकि वो इससे बड़ी और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। तो बोला भाई साहब छोड़ के वो भी जैन थे, बोले भाई साहब छोड़ के करेंगे क्या, हर साल 2 साल में ईसॉप में अच्छा खासा माल मिलता है, जितनी सैलरी थी उससे काफी अच्छा, मतलब अगर खर्चे चल रहे हैं तो हमको सेविंग की टेंशन नहीं है, क्योंकि ईसॉप में अच्छा खासा हमको माल मिल जाता है, जिससे हमारी कैपिटल ग्रो हो रही है, मतलब सेविंग और ये सारी चीजें अच्छी ग्रो हो रही हैं। तो जैन साहब उस मैनेजमेंट से आ रहे हैं जो ना सिर्फ कमा रहे हैं, कमा के पूरा अंदर नहीं कर रहे हैं, कमा के बांट भी रहे हैं। तो जो आदमी अपने एम्प्लॉय में अगर पैसा बांट रहा है, मतलब कमाई का पैसा, तो वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ क्यों नहीं बांटेगा। तो एक मतलब ब्लाइंड फेथ टाइप की चीज होनी चाहिए कि अगर वो बांट रहे हैं, वो सेकंड नेचर है उनका बांटने का, तो नेचुरल है कि अपने इन्वेस्टर्स के प्रति भी वो उतने ही कमिटेड रहेंगे जितने अपने एम्प्लॉय के प्रति हैं। तो बिजनेस कभी 19-20 हो सकता है, कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर मैनेजमेंट क्लीन है और मैनेजमेंट वो है जो लालची नहीं है, जो बांटने में यकीन रखती है, तो अल्टीमेटली 10-20 साल के अंदर आप इस कंपनी में मोटा पैसा कमा के निकलेंगे। तो अगर व्यू बहुत लंबा, क्योंकि इनका बिजनेस भी ऐसा है कि एक बार अगर कोई चीज लग गई तो 10-20 साल तक वो पैसा देती है। तो अगर उतना लंबा व्यू लेके चल रहा है तो जब भी आईपीओ बेस बने, बिल्कुल स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये अंशुल जैन साहब ने मतलब एक बिल्कुल टेक्निकल ब्रेकआउट वाली स्थिति तो दे दी है कि ब्रेकआउट तो यहाँ बन रहा है, बस अब आने की ज़रूरत है। वो ब्रेकआउट जैसे ही आईपीओ का प्राइस आ जाएगा तो देखने के लिए मिल जाएगा। प्रशांत सर, वैसे तो आपने फंडामेंटली तो कंपनी को पढ़ ही लिया होगा ऑलमोस्ट, हालांकि प्राइस बैंड जब आएगा जब आ जाएगा। कंपनी पैसे वैसे तो कमा रही है ना, मतलब नेट प्रॉफिट फ्रंट में ठीक ठाक है ना कंपनी? ऑब्वियसली यस, मेरे हिसाब से ऑल 3-4 ईयर्स जो नंबर्स हमने को डिस्क्लोज किए थे वो सब पैसा कमा रहा है वहां पे, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। जहाँ पे जो इसमें यील्ड देखा जाता है, जो मार्केट में जो पावर कंपनीज की जो यील्ड है और इसमें जो यील्ड है, आई थिंक ऑलमोस्ट 20% हायर यील्ड कमा रहा है, बिकॉज दे आर गिविंग इट फॉर ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स एज ए वेरी लॉन्ग टर्म कैश जनरेशन विद द कंपनीज। ठीक है सर, एक आईपीओ भारत कोकिंग कोल का आएगा जो कि 1300 करोड़ का होगा। प्रशांत भाई, इसमें करीब 10% स्टेक बेचेगी कोल इंडिया और 13,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी हो जाएगी। लेकिन इस कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रशांत जी कि 5% ही ये कंट्रीब्यूट करती है कोल इंडिया में। अब 13,000 करोड़ रुपए की कंपनी की अगर मार्केट कैप हो जाएगी, प्राइस बैंड कुछ भी आए, वो इक्विटी के शेयर को जैसा भी कर लेंगे कि कितनी फेस वैल्यू का ला रहे हैं, 13,000 करोड़ रुपए की अगर ये कंपनी बन जाएगी जो कि 5% कंट्रीब्यूट करती है कोल इंडिया में, तो आप समझो कि करीब करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की कोल इंडिया की सारी सब्सिडीज की वैल्यू होनी चाहिए। कल की क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट कैप करीब 2,47,000 करोड़ कोल इंडिया की ऑलरेडी है ये। लेकिन तब हम मान रहे हैं कि ये आईपीओ अपने इश्यू प्राइस पर ही जाएगा, मतलब 1,300 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 13,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ ही चलेगा। अगर थोड़ा बहुत भी 21 इसको थोड़ा पोटेंशियल मिल गया, मार्केट ने पॉजिटिव झंडी दिखा दी, कोल इंडिया कितना रीरेट होता हुआ दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि कोल इंडिया फ्लैट ही रहेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला? आई थिंक देखो, जिस तरीके से वैल्यूएशन सब्सिडरी पे कर रहे हैं और जो मेन कंपनी है कोल इंडिया का, उसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे अभी भी अपसेट लग रहा है। देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू जो एक कोल इंडिया की है, आई थिंक इट शुड बी मोर देन 500 रुपीज फ्रॉम द करंट लेवल्स, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपीज यहाँ पे भी है।
इट विल नॉट कम ओनली बिकॉज ऑफ जो बीसीसीएल का जो आईपीओ आने वाला इससे ही नहीं आएगा, बट जो बाकी जो उनके जो सब्सिडरी कंपनीज है उनका अगर वैल्यूएशन थोड़ा सा मार्केट्स में जो प्रीमियम वे में अगर सोचते हैं, थोड़ा अपर लेवल पे सोचते हैं, तो आई थिंक 500 शुड बी ए स्टॉक, और यहाँ पे भी ये भाव पे भी आई थिंक स्टॉक में री रेटिंग आ जाना चाहिए। जिस तरीके से आपने बीसीसीएल के बारे में बात किया, तो आई थिंक जो अवेलेबल डेटा पॉइंट है जहाँ पे देख रहा हूँ कि रेवेन्यू टू मार्केट कैप जो 1:1 के आसपास आ रहा है, अगर 13,000 करोड़ का मार्केट कैप सोच रहे हो वो कंपनी के लिए, तो उसका रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ 13,000 करोड़ के आसपास ही है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 1200 से लेकर 1500 करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिटेबिलिटी है। प्लस उनके जो कुकिंग कोल का जो है वो लार्जेस्ट इन इंडिया है। आई थिंक जिस तरीके से स्टील इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज चल रही है, और वहां पे कुकिंग कोल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए रॉ मटेरियल टू ऑल दी स्टील कंपनीज, और मार्केट में ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर लेते हैं। तो ये सब चीजें माने रखते हुए मुझे लगता है कि कोल इंडिया में ओनली बिकॉज ऑफ बीसीसीएल आई थिंक अनदर 10% तो यहाँ से मोमेंटम आना चाहिए ऑन और बिफोर द आईपीओ। ठीक है अंशुल भाई, कोल इंडिया का चार्ट देख के आपको क्या लग रहा है? क्या कुछ साइंस दिख रहे हैं आपको? अंशुल भाई अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। सॉरी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। 411 का रेंज हाई था जो हम लगभग डिस्कस करते आ रहे थे, रेंज हाई के आसपास अटका हुआ है। मूविंग एवरेज थोड़ा सा भी पीछे छूटे हुए हैं, तो प्रोबेबली 3-4 दिन और अटक सकता है, बट इवेंचुअली जब 411 निकालेगा 440 तक का पुल बैक ड्यू है, वो कंप्लीट करेगा। तो मेरे को मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी है कि 440 पे ये पुल बैक जाके खत्म होगा। तो जो प्रशांत भाई बोल रहे हैं 10% और अपसाइड मिल सकती है, वहीं पे रेजिस्टेंस है, वहीं पे जाके अटकता हुआ दिख रहा है 440। ठीक है, तो कोल इंडिया यहाँ पर 440 पर जाता हुआ अटकता हुआ दिख रहा है एज पर चार्ट। वाह, क्या आईपीओ है।